बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अरमगान मुस्तफ़ा केस, इस केस को जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नई खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और उसके अलावा अरमगान के शब रोज़ जेल की सुलाखों के पीछे कैसे गुजर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में कैसे गुजर रहे हैं, थाने में कैसे गुजर रहे हैं, क्या उसके साथ हो रहा है, क्या वो कर रहा है, ये जो स्टोरी है ये आज आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं और कहाँ से उसको सारी सपोर्ट मिल रही है, ताकत मिल रही है। बाप और बेटे के दरमियान मामलात बड़े ख़राब हैं। वालिद अब उनके इस वक्त सुनेंगे अगर मेरी वीडियो तो नाराज़ भी होंगे इस बात पर, लेकिन बात तो सच है और ये बात वो खुद भी जानते हैं क्योंकि लोग ये मनाजिर देखते भी हैं। शायद अगर आप गौर करेंगे तो उनको वो बातें समझ आएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो अरमगान के हवाले से एक केस जो है वो अब चल रहा है और वो शुरू होगी उस पर कार्रवाई। और वो केस जो है वकील को धमकियां देने के हवाले से, और एक और केस जिसमें अरमगान ने एक सहाफ़ी के टांग में गोली मारी थी, वो केस जो है वो भी अब इन प्रोसेस है और उस पर भी अब कार्रवाई होगी। और ज़ाहिर सी बात है अब बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, बहुत से सवालात उठेंगे, बहुत से सवालात के जवाबात देने होंगे। लेकिन जो हमें खबरें सलाखों के पीछे से मिल रही हैं वो ज़रा कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप भी परेशान होंगे। ये चीज़ें सुनने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड बताऊँगी, उससे आपको और बातें क्लियर हो जाएँगी कि अरमगान जो है वो अपने तमाम तर काम चलाता कैसे था। वो अपने तमाम तर काम चलाने के लिए जिस ताकत को इस्तेमाल करता था उस ताकत का नाम था पुलिस। जी हाँ। बड़ी माज़रत के साथ हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं और आप यकीन कीजिए मैं पर्सनली जानती हूँ कि कुछ लोग तो इस कदर ईमानदार हैं, लेकिन काली भेड़ें भी मौजूद हैं। जब ये सारा कुछ काम हो रहा था तो एक एएसआई साहब का नाम आता है, जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, बहुत से कामों में इसको फैसिलिटेट करते रहे। उस पर अब कार्रवाई हो भी रही है, उनसे सवाल जवाब किया भी गया है, लेकिन अब उसका क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम है। यही कुछ ऐसे लोग थे पुलिस वाले जिन्होंने अरमगान के कहने पर बहुत से लोगों को उठाया भी था, बहुत से लोगों को लॉकअप में डाला भी था, बहुत से लोगों से बरामदगियाँ की थी जिनका दूर-दूर तक उनके पास कोई नामो-निशान ही नहीं था। उनमें से एक दोस्त है अरमगान का जिसने ये बताया है कि मैं अरमगान का दोस्त तो नहीं लेकिन इसके साथ उठना-बैठना था। ये वही दोस्त है जिसने बताया था कि ज़रा-सा पानी गिरने पर इसने मेरे मुँह पे चाँटे मारे बेतहाशा। ये बहुत ही कीना परवर इंसान है, इसका ये दोस्त कहता है, और कहता है कि ये बात को दिल में रखता था चाहे कितने अरसों बाद ही जाकर, कितने बरसों बाद ही जाकर वो इसका बदला क्यों ना ले, लेकिन वो बात को जाने नहीं देता था। जिसकी मिसाल उसने कहा कि उसका एक दोस्त था जिसने इससे गाड़ी खरीदी थी जिसकी 70% पेमेंट हो गई थी, लेकिन 30% पेमेंट जो है उसकी इसने एकदम से एक डिमांड कर दी इससे, जब वो एक पार्टी में था। और उसने जब कहा कि अभी दे नहीं सकता तो वहाँ पे इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया जिस पर कि उसने इसको मारा। इसने उसको मारा लेकिन शायद उसने इसको ज़्यादा मारा। इस बात को उसने अपने दिल में रखा और वो कहता है कि हैरत अंगेज़ तौर पर एक दिन वो खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी के पास, एक शख्स आया, उसके मुँह पर कपड़ा था और निकाब था, और उसने बाहर निकल के इसकी गाड़ी पर पॉइंट ब्लैंक फायर किया जबकि ये गाड़ी से उसका बाहर था। यानी कि उस दोस्त का ये कहना है कि ये यकीनन अरमगान या अरमगान का कोई बंदा था। फिर उसके बाद यही जो लड़का है जिस दिन ये लड़ाई होती है उसी दिन पुलिस जो है मौके पर एकदम से पहुँच जाती है आउट ऑफ नोवेयर। ये टेका था, ये वो एक दबदबा था अरमगान का जिसको वो एन्जॉय करता था, जिसके लिए उसने इतने बॉक्सेस बाउंसर्स रखे हुए थे, जिसके लिए उसने इतने प्रोटोकॉल्स रखे हुए थे, इतने गार्ड्स रखे हुए थे, इतनी गाड़ियाँ लेकर निकलता था, इतने गार्ड्स उसके साथ होते थे क्योंकि वो इन चीज़ों को एन्जॉय करता था। ये चीज़ उसको अच्छी लगती थी कि उसका एक टेका है, उसका एक ग्रोव है। ऐसे में ही अरमगान ने जिस दिन उसकी इस अपने दोस्त के साथ लड़ाई होती है गाड़ी के पैसे के मामलों पर, उसी वक़्त पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच जाती है, आती है और इस लड़के को उठाकर ले जाती है, जबकि लड़ाई तो दोनों के दरमियान हुई थी। उसके बाद इस लड़के के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिस पर कि इसको लॉकअप की सैर कराई जाती है, उसमें लिखा होता है कि इससे बरामदगी हुई है, इससे वीट मिली है, इसके पास से ये जो है नशा मिला है। जो कि वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि वहाँ अगर होता फिर सब भी इस्तेमाल कर रहे होते और उसमें सबसे ज़्यादा तो अरमगान ही इस्तेमाल कर रहा होता, लेकिन आना पुलिस का और सिर्फ इसको ही पकड़ कर ले जाना। और उसमें वो पुलिस जो है वो ये कहती है कि हम उस वक्त गश्त पर थे और दौरान गश्त हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक वाक़या हुआ है और हम यहाँ पहुँचते हैं और हम इसको रंगे हाथों पकड़ते हैं। अच्छा, ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ज़रा अंदाज़ा हो कि अरमगान जो है उसका जो अंदाज़ शाही है, अंदाज़ शाहाना है, वो क्या था और वो किस तरह से रहता था। अब यही अंदाज़ शाहाना उसका जेल के सुलाखों के पीछे से भी रिपोर्ट हो रहा है, पुलिस कस्टडी में भी। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बताती चलूँ कि पुलिस की एक लॉयर है,
इनको इसने धमकियाँ दी और इस लॉयर के अब जो केस है वो अब चल रहा है, यानी कि दरख्वास्त दी गई थी पहले तो, जब इन्होंने ये मामला हुआ था, तमाम तरी मामला, थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ, होता कुछ इस तरह से है कि अरमान खान जब पहले मुख्तलिफ़ केसेज़ में पकड़ा गया था, मुख्तलिफ़ केसेज़ इसके ऊपर थे, जैसा कि आपको मालूम है, ड्रग्स के भी थे और भी केसेज़ थे। तो उन केसेज़ में जो वकील किया गया था इन तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए, तो वो वकील जो है उसको अरमान खान ने धमकियाँ दी थी, जान से मार दूँगा, सफ़ाए हस्ती से मिटा दूँगा, खबरदार कुछ करोगे तो भुगतोगे। वकील साहब जो है थाने जाते हैं, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और आखिरकार वो चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन अब जब ये मामला चला है तो वो वकील साहब दोबारा से सामने आए और उन्होंने दरख्वास्त दी और अब इस मामले पर भी बाकायदा तौर पे सुनवाई हो रही है। वकील साहब को डरा धमकाकर मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। अब जनाब हमारे बड़े ही मैं कहूँगी ज़हीन और बड़े ही काबिल हमारे भाई हैं, जर्नलिस्ट है तारिक मतीन। उन्होंने कहा है कि एक अंदर के बंदे ने, इनसाइडर ने मुझे ये बातें बताई हैं। तो मैं उनको कोट एंड कोट करती हूँ। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर सुलाखों के पीछे अरमगान के मज़े हैं, अरमगान की अय्याशियाँ जारी हैं। अरमगान जो है वो पूरा प्रोटोकॉल, वो लाइफ़स्टाइल जो वो बाहर एन्जॉय करता था, वो इस वक़्त वहाँ पर भी अंदर एन्जॉय कर रहा है। किस तरह से जनाब के बाथरूम जो अंदर सुलाखों के पीछे जो कैदियों के लिए होता है, वो इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसको बाकायदा तौर पर रिटायरिंग रूम का बाथरूम इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कैमरे लगाए गए और खाने-पीने को उसे कहा गया कि तुम जेल का खाना खाओ, लेकिन अब पता लग रहा है कि दोबारा से जो हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की तस्वीर है, उसका जादू शायद जगाया गया है और उसके बाद से अरमगान साहब जो है बाहर से जो खाना चाहते हैं उनको मिलता है। वो बर्गर हो, वो कोल्ड ड्रिंक हो, वो पिज़्ज़ा हो, जो भी उसकी ख़्वाहिश है वो पूरी की जाती है। अब इसी ख़्वाहिश को पूरा करते-करते वो वहाँ पर बड़े आराम में है और उसकी जो मुश्किलात है वो ख़त्म है। हाँ, अलबत्ता तारिक मतीन साहब ये कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर उसको नशा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन खाना-पीना तो सब ज़ोरों पर चल रहा है। लेकिन मेरा भी एक सवाल है, वो शख्स जो नशे का इतना आदी है, जो एक दिन भी नशे के बगैर नहीं रह सकता, जिसके वालिद जो है वो कैमरे के सामने खड़े होकर बार-बार बताते हैं कि मेरे बेटे को नशा दिया जाए वरना वो रह नहीं सकता ज़िंदा इसके बगैर। तो वो बंदा इतना परफेक्टली मूव कर रहा है, मैं उसको देख रही हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो जब थाने से अदालत लाया जाता है, अदालत से वापस ले जाया जाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि वो एक ऐसा बंदा नहीं है जो नशे के लिए तड़प रहा हो, बल्कि एक ऐसा बंदा है जो मुतमईन है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इसके और इसके वालिद के दरमियान मामलात क्या चल रहे हैं। इसके वालिद जो है वो हम देखते हैं कि जब भी लाया जाता है अरमगान को, तो उसके पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं, गाड़ी के आगे-पीछे घूम रहे होते हैं, आवाज़ें दे रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं, भाई तुम्हारी हिफाज़त में है, मेरे बेटे का ख़्याल रखना और अरमगान परेशान ना होना। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अरमगान अपने बाप को कोई भी जेस्चर देता दिखाई नहीं देता। आप अगर उन वीडियोज़ को गौर से देखें, तो वो ना अपने बाप की किसी बात का जवाब देता है, ना अपने बाप के साथ कोई आई कॉन्टैक्ट्स करता है, ना वो अपने बाप की तरफ एक होती है ना एक नज़र, कि जो एक बाप और बेटे के दरमियान किसी मुश्किल की हालत में एक दूसरे को कोई देखता है, तो वो वाली नज़र जो है आप वहाँ पर नहीं देखते हैं। अब जनाब तारिक मतीन साहब का भी कहना है कि ये तमाम फैसिलिटीज़ जो इस वक्त अरमगान को वहाँ पर मिल रही हैं, यानी कोक, बर्गर, पिज़्ज़े जो मिल रहे हैं, उसकी वजह एक वकील साहब है। और दूसरी बात ये कि वो अपने बाप के साथ इंतहाई बदतमीज़ी से बात करता है, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया है कि कभी अगर इसकी अपने बाप से कोई बात, आप समझ लीजिए कि शायद कोई फ़ोन पर बात होती होगी, क्योंकि आपको पता है कि बड़े तरीके हैं, कभी फ़ोन भी दिए जा सकते हैं। मेरा अभी प्रोग्राम एक आपने देखा होगा, हमने फ़हीम सिद्दीकी साहब के साथ किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एक दफ़ा रेंजर्स ने जेल में छापा जब मारा, तो वहाँ से जो कुछ मिला तो आप सोच भी नहीं सकते। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं हर जगह, थाने में भी, जेल में भी फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं। और ऐसे में ये जो मौसूफ़ है, इनको जहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है वहाँ फ़ोन भी होता होगा, जब फ़ोन होता होगा तो फ़ोन पे बात भी होती होगी, जब बात होती होगी तो वो बात सुनी जाती है और उस बातचीत के बारे में बाकायदा तौर पे ये बताया जा रहा है कि वो इंतहाई बदतमीज़ी करता है अपने बाप के साथ और बात जो है वो जिस तरह से करता है उससे लगता है कि वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। वो बल्कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि अदालत के बाहर इससे अपने बाप के साथ बहुत बदतमीज़ी की, गालिबन गाली-गलौच हुआ, जो कि हमें फ़हीम सिद्दीकी साहब ने बताया। तो अगर गालम गलोच हो रहा है, बेटा बाप से बात नहीं करना चाह रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि वो समझता है कि मैं इस मामले को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता हूँ और वो चाहता है कि वो ही इस मामले को देखे और वो जो है अब अपने बाप से भी जान छुड़ाना चाहता है, ये सुनने में आ रहा है। ये हमें रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं।
तो जनाब ये तमाम तर अभी मामलात हैं। वो अपने पैसे पर उसको बड़ा नाज़ है, पैसा उसके पास बेतहाशा है और ये कहा जा रहा है कि इस पैसे के बलबूते पर वो जो चाह रहा है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है और वो आसानियों में है और वो समझता है कि मैं ये मामलात अकेले से अलग से बेहतर हैंडल कर सकता हूँ। तो जनाब ये तमाम तर कहानी अभी तक की अम्मा खान की। देखते हैं आने वाले वक़्त में इस केस में क्या होता है। अल्लाह करे कि इंसाफ़ हो, क्योंकि ऐसे लोग जो इंसान की जान के लिए इस कदर ख़तरनाक हैं, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह गाड़ी से निकल कर एक जर्नलिस्ट को यूँ टाँग पे गोली मार देना, ज़रा-ज़रा सी बातों पर लोगों की जानें लेने पर आ जाना। ऐसे शख्स को तो मेरे ख़्याल से कहीं एक खूंटे से बाँध के रखना चाहिए ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। इसके वालिद-वालिदा जब मेरी ये तमाम तर गुफ्तगू सुनेंगे यकीनन उनको बुरी लगेगी, लेकिन ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि जिनके बच्चे जो हैं इस दुनिया से चले गए, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, उनको भी तो अपनी औलाद से प्यार था और जिस बेदर्दी के साथ वो गए। तो ये चीज़ अगर इंसाफ़ कर सके, और इंसाफ़ करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर इंसाफ़ करेंगे तो फिर आपको शायद मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।